Hello future nursing officer, welcome back to my channel. And so today is class 11 of fundamental of nursing important series. तो आज हम बेसिकली फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में पढ़ेंगे, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस एंड इम्बैलेंस। ठीक है, तो ये पूरे चैप्टर को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट आज हम फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में पढ़ेंगे, बेसिकली सोडियम और मैग्नीशियम के बारे में पढ़ेंगे। सेकंड चैप्टर में हम पोटेशियम के बारे में पढ़ेंगे, हाइपो और हाइपरकैलेमिया में लाइक क्या कॉजेज होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं, ईसीजी चेंजेस वगैरह क्या होता है। लास्ट में हम कैल्शियम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सो ये जो चैप्टर है ना, दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें कि लाइक 2 to 3 और 2 to 4 MCQ समझ लो आप यहाँ से ही आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ से डायरेक्टली 2 to 4 MCQ आते हैं। लाइक पोटेशियम से तो 1 MCQ कन्फर्म है, बाकी अदर्स टॉपिक से। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक। सो फर्स्ट है जो ये स्लाइड है, यहीं से एक दो MCQ कभी कभी तो आ जाता है। तो फर्स्ट है कि जो हमारे जैसे जो यंगर एडल्ट है लाइक हम सब, सो यंगर एडल्ट में टोटल जो बॉडी वेट होता है उसका कितना परसेंटेज फ्लूइड होता है। सो दैट इज 60% फ्लूइड होता है ऑफ टोटल बॉडी वेट, किसमें, यंगर एडल्ट में। एंड जो ओल्डर्स होते हैं, ओल्डर में कितना होता है, 55% होता है फ्लूइड ऑफ टोटल बॉडी वेट। एंड जो हमारे इन्फेंट्स होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं लेस देन 1 ईयर्स के, उनमें टोटल 80% फ्लूइड होता है ऑफ टोटल बॉडी वेट। ओके, सो देखो ओल्डर और इन्फेंट दोनों में कितना है, ओल्डर में 55 है एंड इन्फेंट में कितना है, 80 है। कम है और ज़्यादा है किससे, एडल्ट से। सो बिकॉज ऑफ दिस इन्फेंट एंड ओल्डर एडल्ट आर एट हायर रिस्क फॉर फ्लूइड रिलेटेड प्रॉब्लम। मतलब फ्लूइड बैलेंस इम्बैलेंस की जो ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वो इन्फेंट्स एंड एल्डर में ज़्यादा होती है कंपेरिजन टू यंगर लोग। ठीक है, सो क्यों होती है, फर्स्ट MCQ यहाँ से आती है, बिकॉज ऑफ बॉडी कंपोजिशन। देखो ओल्डर में 55% है और इन्फेंट में जो है फ्लूइड का जो टोटल बॉडी वेट का टोटल बॉडी वेट के अकॉर्डिंग अगर फ्लूइड देखें तो 80% है। तो फर्स्ट रीज़न ये है। सेकेंड रीज़न क्या है कि किडनी जो है इन्फेंट में क्या होता है, किडनी इमेच्योर होती है। तो प्रॉपर लाइक जो एक्सक्रीशन का जो मिली जो फ्लूइड का एक्सक्रीशन होता है वो बेसिकली कहाँ से होता है, किडनी से होता है। तो किडनी इमेच्योर होती है बच्चों में। एंड ओल्डर में देखिए जो उनका जो किडनी होता है ना, वो धीरे धीरे एज होते होते उनकी किडनी जो है उतना फंक्शनिंग नहीं होता जितना हम यंगर्स में होती है। तो बिकॉज ऑफ दिस। एंड थर्ड की फ्लूइड रेगुलेशन जो मैकेनिज्म है वो भी उतना अच्छे से डेवलप नहीं होता बच्चों में, इन्फेंट में। और एल्डर में धीरे धीरे जाते जाते एल्डर होते होते जो मैकेनिज्म है वो धीरे धीरे थोड़ा एबनॉर्मल हो जाता है। सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन इन्फेंट एंड ओल्डर एडल्ट आर एट हायर रिस्क फॉर फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। ठीक है, तो फर्स्ट MCQ यहाँ से हो गया। सेकेंड थिंग है कि बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट। अब देखो इतना सारा हमने पढ़ा कि इतना सारा फ्लूइड होता है, 60% जो है वो फ्लूइड्स होते हैं, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स होता है टोटल बॉडी वेट। मतलब कि अगर किसी का वेट अगर 60 kg है तो अप्रॉक्स समझ लो 40 kg जो होगा वो क्या होगा, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे। ठीक है, इतना ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स है। तो बट ये जो 40 kg जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स है, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो कितना सेल्स के अंदर होता है, कितना वेसल्स के अंदर होता है, दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग। तो देखो ये बहुत ही अच्छे से आपको समझना है कि देखो ये हमारे वेसल्स हो गए है ना, ये हमारे वेसल्स हो गए। ठीक है, हमारा आर्टरीज वेन्स हो गए एंड ये हमारे सेल्स हो गए एंड ये हमारे सेल के अराउंड एरियाज है। ठीक है, तो जो हमारा फ्लूइड होता है ना वो हमारे इंट्रासेल्यूलर कंपार्टमेंट में होता है, इंट्रासेल्यूलर कंपार्टमेंट में होता है और एक एक्स्ट्रा सेल्यूलर कंपार्टमेंट में होता है। ठीक है, इंट्रासेल्यूलर मतलब कि सेल के अंदर। ठीक है, कुछ तो सेल के अंदर हो गया, ठीक है, कुछ सेल्स के अंदर हो गया और कुछ जो है वो सेल के बाहर होगा, एक्स्ट्रा सेल्यूलर हो गया। तो ये तो सेल के अंदर हो गया और बाकी सारे सेल के बाहर हो गया। तो सेल के बाहर में क्या हो गया, एक तो वेसल्स के अंदर जो होगा वो भी सेल के बाहर आएगा, प्लस जो सेल्स के बाहर जो हमारा स्पेस होगा, मतलब वेसल्स हो, आर्टरी या वेंस जा रही है, प्लस सेल्स हो गया, ये सेल्स हो गया, इसके बीच में जो स्पेस है वहाँ पे होगा फ्लूइड। ठीक है, तो इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड होंगे या फिर एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड होंगे। ठीक है, तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड तो या तो वेसल्स के अंदर होगा, तो इंट्रावेस्कुलर हो गया है ना, इंट्रावेस्कुलर जो हमारे वेसल्स के अंदर होंगे। प्लस कहाँ हो सकते हैं, प्लस हमारा इंटरस्टिशियल स्पेस में हो सकता है। इंटरस्टिशियल स्पेस बोले तो मतलब कि सेल्स के बीच में जो स्पेस है, ये सेल है, ये सेल है, ये सेल है, ये सेल है, इसके बीच में जो स्पेस है वहाँ पे जो फ्लूइड होगा उसको बोलेंगे इंटरस्टिशियल स्पेस। तो जो हमारा इंटरस्टिशियल स्पेस होता है ना उसको कभी कभी थर्ड स्पेस भी बोलते हैं। मतलब कि क्या है,
थर्ड स्पेस और डेड स्पेस, मतलब कि यहाँ पे जो फ्लूइड है ना, जो सेल्स के बीच में जो फ्लूइड है ना, वो बेसिकली जो फिजियोलॉजिकल में, जो हमारी जो बॉडी में जो फिजियोलॉजिकल बायोलॉजिकल जो एक्टिविटीज़ हो रही है उसमें बेसिकली वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है। तो मतलब वो जस्ट ऐसे ही है, उससे बॉडी में कोई काम नहीं हो रहा है। सो इसलिए कभी कभी उसको थर्ड स्पेस या डेड स्पेस बोलते हैं। बेसिकली जो एडिमा होता है ना, स्वेलिंग होती है, एनासार्का होता है, जनरलाइज्ड एडिमा होता है, वो बेसिकली इसी की वजह से होता है, क्योंकि फ्लूइड जो है वो इंटरस्टिशियल स्पेस में आके इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है। सो देखो, वही मैंने यहाँ पे बताया कि जो फ्लूइड, जो हमारा टोटल फ्लूइड है, बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट है, वो इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड होते हैं और एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड कंपार्टमेंट में होते हैं। तो इंट्रासेल्यूलर में ज़्यादा होते हैं, कितना होता है 70% टोटल बॉडी फ्लूइड, मतलब जो जितना 40 लीटर समझ लो, 40 लीटर जो फ्लूइड है उसमें से 70% जो है वो इंट्रासेल्यूलर में होंगे, एंड बाकी जो बचा 30% वो हमारा एक्स्ट्रा सेल्यूलर में होंगे, ठीक है। अब एक्स्ट्रा सेल्यूलर में भी किस में होगा, एक इंट्रावेस्कुलर होगा वेसल्स के अंदर, और एक हमारा एक्स्ट्रावेस्कुलर होगा। यही बताया ना मैंने, कुछ वेसल्स के अंदर होगा और कुछ वेसल्स के बाहर होंगे, ठीक है। एक्स्ट्रावेस्कुलर में लाइक इंटरस्टिशियल फ्लूइड हो गया है ना, प्लस हमारे जो CSF हो गया, प्लूरल स्पेस में जो हमारा प्लूरल फ्लूइड होती है ना, साइनोवियल फ्लूइड होती है, CSF, वो सारा किस में आएगा, वो सारा हमारा एक्स्ट्रावेस्कुलर में आएगा, वो सारा हमारा एक्स्ट्रा सेल्यूलर कंपार्टमेंट में आएगा, ठीक है। सो इंट्रासेल्यूलर एंड एक्स्ट्रा सेल्यूलर कंपार्टमेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से भी MCQ आ जाता है, आगे मैं जब MCQ सॉल्व कराऊंगी तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। सो दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो आप 4 स्टार लगा लो। देखो, अगर आपसे पूछे कि मोस्ट अबंडेंट कटायन जो है वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में, मतलब कि जो हमारा एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है, सेल के बाहर का जो स्पेस है, जो हमारे जो वेसल्स है, उसमें अगर सबसे ज़्यादा मोस्ट अबंडेंट कटायन कौन है, सोडियम। सबसे ज़्यादा सोडियम इसमें होते हैं। मोस्ट अबंडेंट कटायन कौन है, सोडियम, ठीक है। एंड मोस्ट अबंडेंट एनायंस कौन है, दैट इज क्लोराइड, नेगेटिवली चार्ज क्लोराइड, ठीक है। तो ये तो हमारा एक्स्ट्रा सेल्यूलर कंपार्टमेंट हो गया। अगर हम इंट्रा सेल्यूलर कंपार्टमेंट की बात करें कि इंट्रा सेल्यूलर मतलब सेल्स के अंदर सबसे ज़्यादा कटायन कौन से होते हैं, डेट इज पोटेशियम। कौन होते हैं, पोटेशियम। मतलब पोटेशियम जो है वो कहाँ ज़्यादा होते हैं, सेल्स के अंदर। 98% जो पोटेशियम है ना वो सेल्स के अंदर होते हैं, ओनली 2% जो है वेसल्स में रहते हैं। एंड अपोजिट 98% जो सोडियम है वो हमारे वेसल्स के अंदर रहते हैं, एक्स्ट्रा सेल्यूलर होते हैं, एंड 2% जो है वो सेल्स के अंदर रहते हैं। एंड वैसे ही मोस्ट अबंडेंट अनायन जो है वो इंट्रासेल्यूलर कौन से है, दैट इज फॉस्फेट। कौन है, फॉस्फेट। तो ये चीज़ याद रहेगी, सोडियम एंड क्लोराइड जो है वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर कटायन एंड अनायंस है, एंड पोटेशियम एंड फॉस्फेट जो है वो इंट्रा सेल्यूलर कटायंस एंड अनायंस है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQ है। सारे से MCQ बन सकते हैं यहाँ से एक, ठीक है। देन कमिंग टू, अब देखो मैंने क्या बताया कि इतना लाइक 40 लीटर फ्लूइड है, ठीक है। 40 लीटर फ्लूइड है इंट्रा सेल्यूलर कंपार्टमेंट में और एक्स्ट्रा सेल्यूलर कंपार्टमेंट में। तो ये जो इंट्रा सेल्यूलर कंपार्टमेंट है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर कंपार्टमेंट है, तो ये बैलेंस होके रहता है, ठीक है। मतलब कभी अगर मान लो एक्स्ट्रा सेल्यूलर कम हो गया, वेसल्स के अंदर कम हो गया, तो सेल से बाहर आएगा। अगर एक्स्ट्रा सेल्यूलर ज़्यादा हो जाएगा वो सेल के अंदर थोड़ा चला जाएगा। मतलब ये प्रॉपर बैलेंस करके रखता है, होम्योस्टेसिस रहता है। इंटरनल जो बॉडी की जो इन्वायरमेंट है, जो अंदर जो फ्लूइड का जो कंपार्टमेंट है, वो एक बैलेंस होकर रहता है। तो वो बैलेंस कैसे रहता है भाई, कोई तो मैकेनिज्म होगा जिसके थ्रू ये बैलेंस रहता है। सो वो सारे मैकेनिज्म क्या क्या है, डिफ्यूज़न है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, ऑस्मोसिस है, फिल्ट्रेशन है, ठीक है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी है। सो डिफ्यूज़न में क्या होता है, डिफ्यूज़न यहाँ से भी MCQ आता है, यहाँ से भी आ रखा है, ठीक है। एम्स में तो नहीं देखा मैंने, बाकी अदर्स लाइक RRB हो गया, SGPG आएगा, उसमें आ रखा है। डिफ्यूज़न क्या होता है, डिफ्यूज़न तो आपने लाइक 9th-10th में ही पढ़ रखा होगा। डिफ्यूज़न क्या होता है, मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अंटिल इक्विलिब्रियम हैज़ रीच्ड। मतलब डिफ्यूज़न में कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है, सिंपली जो सॉल्यूट है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूव करता है जब तक कि दोनों में इक्वल ना हो जाए। सो थ्रू डिफ्यूज़न के थ्रू होता है लाइक फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट का जो ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। उसके अलावा एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि डिफ्यूजन का ऑपोजिट, मतलब कि जो सॉल्यूट है वो फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में जाएगा। ऑपोजिट हो गया ना, लो से हाई में जा रहा है, तो ऑफकोर्स क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो यहाँ पे एनर्जी लगती है, मतलब ATP का यूज़ होता है, ठीक है। ऐसे ही और क्या होता है, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में क्या होता है, ऑस्मोसिस में होता है कि जो फ्लूइड है, जो सॉल्वेंट है, उसका मूव होता है फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। मतलब कि जो हमारा सॉल्वेंट है, जो हमारा वाटर है, उसका मूवमेंट होगा फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन,
ठीक है। तो इसलिए जब मैंने आपको आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक जो पढ़ाया था उसमें मैंने बताया था ना कि आइसोटोनिक में सेल का जो साइज़ है वो सेम रहेगा, हाइपो में क्या हो जाएगा, सेल जो हो जाएगा वो स्वेल हो जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा, बर्स्ट भी होने के चांसेस होते हैं। एंड हाइपरटोनिक्स में क्या होता है कि सेल जो है फिर श्रिंक हो जाती है। तो ये चीज़ों भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो ऑस्मोसिस मतलब कि ऑस्मोटिक और ऑन्कोटिक प्रेशर है ना, मेंटेन बाय ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन, एल्बुमिन के थ्रू ये मेंटेन रहता है। इसलिए अगर एल्बुमिन कम हो जाती है तो स्वेलिंग भी हो जाता है ना, क्योंकि ये जो बैलेंस है वो मेंटेन नहीं रहता। तो जो हमारा एक्स्ट्रा सेल्यूलर में वो कंपार्टमेंट में फ्लूइड आके इकट्ठा हो जाता है तो एडिमा हो जाता है, ठीक है। फिल्ट्रेशन में क्या होता है, फिल्ट्रेशन मतलब कि हाई प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर आ गया, यहाँ पे कोई कंसंट्रेशन नहीं है, यहाँ पे हाई प्रेशर से लोअर प्रेशर में फ्लूइड का मूवमेंट होगा, ठीक है। सो बाय डिफ्यूजन, बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, बाय ऑस्मोसिस एंड बाय फिल्ट्रेशन हमारी बॉडी में जो फ्लूइड का जो मूवमेंट है, जो ट्रांसपोर्ट है वो होता है, ठीक है। ये चीज़ हो गई। देन वन मोर थिंग कि यहाँ से भी एमसीक्यू आता है कि नॉर्मल ऑस्मोलैलिटी हमारी बॉडी का कितना है, डेट इज 275 टू 295 मिली ऑस्मोलैलिटी पर केजी ऑफ वाटर जो है नॉर्मल ऑस्मोलैलिटी है हमारी बॉडी का, ठीक है। सो जो ये होम्योस्टेसिस है, ये जो मूवमेंट ऑफ वाटर है, डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ऑस्मोसिस, फिल्ट्रेशन, इसके थ्रू तो बॉडी का लाइक प्रॉपर बॉडी में फ्लूइड का मूवमेंट होता है, ठीक है। अब जो है एक्सेस कभी कभी क्या होता है, जैसे कि किडनी से हम जितना पानी पीते हैं, लेट सपोज हम 3 लीटर पानी पीते हैं, अब वो 3 लीटर का पूरा हमारे बॉडी में रह जाए तो सोचो कैसा हो जाएगा। तो वो प्रॉपर लाइक एक्सक्रीट भी होना चाहिए, ठीक है। सो एक्सक्रीशन में कौन हेल्प करता है, किडनी प्लेज अ मेजर रोल इन कंट्रोलिंग द बैलेंस इन फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, बोथ फ्लूइड का भी और इलेक्ट्रोलाइट का। जो भी एक्सेस हो गया, जो भी इंट्रा सेल्यूलर में रहना चाहिए था इंट्रा सेल्यूलर में रह गया, जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर में रहना चाहिए था वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर में रह गया। उसके अलावा जो एक्सेस है, जो एक्सेस फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स है, उसका हमारी बॉडी से हटना चाहिए, निकलना चाहिए। तो वो किसके थ्रू होगा, वो होता है हमारी किडनी के थ्रू मेनली, ठीक है। तो उसके अलावा और किसके थ्रू होता है, किडनी के थ्रू तो सबसे ज़्यादा होता है। उसके अलावा कुछ हमारे स्किन्स के थ्रू भी होता है, स्किन के थ्रू लाइक अप्रॉक्स 600 टू 800 ml पर डे होता है, ठीक है। कुछ हमारे लंग्स के थ्रू भी होता है, जो हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं ना, तो उसके थ्रू भी होता है अराउंड 400 टू 600 ml पर डे, ठीक है। सो क्वेश्चन ये आता है कि इनसेंसिबल लॉस किस के थ्रू होता है, तो स्किन के थ्रू और लंग्स के थ्रू इनसेंसिबल लॉस होता है, और सेंसिबल लॉस किसके थ्रू होता है, किडनी के थ्रू होता है। दिस इज इंपॉर्टेंट। और कितना होता है ये भी आता है, तो थ्रू स्किन 600 टू 800 होता है, एंड थ्रू लंग्स 400 टू 600 ml पर डे होता है, ठीक है। जो भी हमने इनटेक लिया, इनटेक में क्या होगा, हम जो ओरली ले रहे हैं, जो पी रहे हैं पानी, जो हम जूस वगैरह ले रहे हैं वो हो गया, प्लस जो हमारा फूड जो ऑक्सीडाइज होता है ना, जो फूड होता है, जो हमारा खाना होता है वो ऑक्सीडाइज होता है, तो वहाँ से भी थोड़ा पानी निकलता है, ठीक है। आपने ऑक्सीडेशन ऑफ फूड में पढ़ रखा होगा। तो टोटल लाइक अप्रॉक्स समझ लो 2300 टू 2800 लीटर पर डे अगर हमने इनटेक लिया, तो आउटपुट कैसे कैसे होगा, थ्रू स्किन होगा, थ्रू लंग्स होगा एंड थ्रू किडनी होगा। ये जो मैंने अमाउंट लिख रखा है इस तरीके से, कुछ सेंसिबल लॉस होगा थ्रू किडनी एंड इनसेंसिबल लॉस होगा थ्रू हमारे स्किन एंड लंग्स। तो इस तरीके से हमारी बॉडी में एक फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स का एक बैलेंस बना रहता है, ना ज़्यादा होता है ना कम होता है। इसलिए अगर किडनी खराब हो जाती है तो क्या होता है, बॉडी में पूरी स्वेलिंग हो जाती है ना, क्योंकि वो सारा फ्लूइड हमारी बॉडी में ही एक्यूमुलेट होने लग जाता है, ठीक है। सो प्रॉपर होम्योस्टेसिस होने के लिए, प्रॉपर मेंटेनेंस के लिए हमारे किडनी का फंक्शनिंग होना इज़ वेरी समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। आई बात समझ में। देन आते हैं हमारा दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। आपको लग रहा होगा मैं बोली सब कुछ तो इंपॉर्टेंट ही है, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, तो इसमें सब कुछ ही इंपॉर्टेंट है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स में, ठीक है। सो दैट इज असेसमेंट फाइंडिंग ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट एंड फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस। तो देखो फ्लूइड वॉल्यूम कम होगा लाइक हाइपोवॉल्यूमिया और हाइपर वॉल्यूमिया में क्या असेसमेंट मिलती है, क्या साइन एंड सिम्टम्स होता है, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लाइक एमएसएन में भी आपको देखने को मिलेगा, हर जगह आपको देखने को मिलेगा, यहाँ से एक एमसीक्यू आता ही आता है, ठीक है। सो अगर फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट होगा मतलब कि हाइपोवॉल्यूमिया, इन हाइपोवॉल्यूमिया में क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेगा, ये तो आप अच्छे से समझ लो। देखो हमारे हार्ट में, मतलब सबसे पहले हार्ट से आते हैं, हार्ट में क्या देखने को मिलेगा, हार्ट में क्या होगा कि आपका पल्स रेट बहुत इंक्रीज हो जाएगा, वीक एंड थ्रेडी पल्स रेट हो जाएगा, मतलब कि हाई टैकीकार्डिया होगा एंड पल्स बहुत फीबल होगा, थ्रेडी होगा, ठीक है। थ्रेडी होगा, इंक्रीज हो जाएगा पल्स रेट, बीपी कम हो जाएगा, हाइपोटेंशन हो जाएगा, सेंट्रल वीनस प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, पेरिफेरल पल्सेस जो है ऊपर डिमिनिश्ड हो जाएगी, अच्छे से पैल्पेट नहीं होगी, ठीक है। ये हमारे हार्ट में हो गया, मतलब पल्स कम हो गया,
वीक हो गया, 3D हो गया, और जो BP है वो भी कम हो गया, सेंट्रल वीनस प्रेशर भी कम हो जाएगा। ठीक है, अगर हम अपने लंग्स की बात करें, रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें, तो वहाँ पे क्या हुआ, अब पानी नहीं है, मतलब प्रॉपर हमारी बॉडी में वॉल्यूम नहीं है, कम है, हाइपोवॉल्यूम है, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट है। तो लंग्स क्या है, लंग्स ना, जो हमारा लंग्स है वो बहुत तेज़ी सांस लेने लग जाएगा, तो जो रेस्पिरेटरी रेट है ना वो इंक्रीज़ हो जाएगी, डेप्थ भी इंक्रीज़ हो जाएगा, मतलब टेकिपनिया हो जाएगा। ठीक है, डिस्पनिया होगा, सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अगर हम रीनल की बात करें, अपनी किडनी की बात करें, तो वहाँ पे यूरिन आउटपुट डिक्रीज़ हो जाएगा, ऑफकोर्स, क्योंकि बॉडी में तो ऑलरेडी फ्लूइड नहीं है, तो वो लॉस कहाँ से ही करेगा, जब है ही नहीं तो यूरिन आउटपुट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा अगर हम अपने स्किन की बात करें, इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम की बात करें, तो हमारा जो स्किन है ना वो ड्राई हो जाएगा, ड्राई स्किन हो जाएगा, माउथ भी ड्राई हो जाएगा। ठीक है, पुअर टर्गर हो जाएगा, मतलब क्या है, आप ऐसे स्किन पिंच करोगे ना, फिर छोड़ोगे फटाफट ये अपने पोजीशन में आ जाता है। बट अगर हाइपोवॉल्यूमिया होगा, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट होगा, तो आप अगर स्किन पिंच करोगे तो ये जो वापस अपने पोजीशन में होता है ना, इसको टाइम लगेगा थोड़ा। ठीक है, 1 सेकेंड 2 सेकेंड टाइम लगेगा, डेट इज़ पुअर टर्गर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लेबोरेटरी की बात करें कि लैब में क्या क्या चेंजेस होगा, मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स है उसमें क्या चेंजेस होगा, तो जो सीरम ऑस्मोलैलिटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। नॉर्मली क्या है 275 टू 295 है, तो 295 से बढ़ जाएगा। ठीक है, 300 से ज़्यादा हो जाएगा। सीरम हिमेटोक्रिट जो है, परसेंटेज ऑफ RBC जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि प्लाज्मा वॉल्यूम कम हो गया ना, तो जो RBC का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि किडनी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होगा, तो यूरिया क्या हो जाएगा, बढ़ने लग जाएगा, यूरिया एक्यूमुलेट होने लग जाएगा। ठीक है, सीरम सोडियम बढ़ जाएंगे। ठीक है, यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ जाएगी। ठीक है, जो नॉर्मल हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है ना, डेट इज़ 1.0052 टू 1.030 होती है, तो मोर देन 1.030 हो जाएगी। ठीक है, अगर हम फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस की बात करें, तो सब कुछ इसका ऑपोजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में जो पल्स है, यहाँ पे वीक थ्रेडी पल्स आ रही थी, यहाँ पे बाउंडिंग पल्स होगा, एकदम आपको ऐसे दिख जाएगा। पल्स फील क्या करोगे, आपको दूर से ही दिखेगा कि हाँ एकदम बाउंडिंग पल्स है। ठीक है, जो पल्स रेट है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। BP क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, हाइपरटेंशन हो जाएगा। जो नेक और हैंड की जो वेन्स है वो डिस्टेंडेड हो जाएगी। ठीक है, सेंट्रल वीनस प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या हो जाएगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो रेट डेप्थ है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, अगर आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि क्रैकल्स, जब आप ऑस्कल्टेट करोगे ना, तो आपको क्रैकल्स ऑस्कल्टेट होगा। जब आप लंग्स को ऑस्कल्टेट करेंगे ना, तो आपको क्रैकल्स वाली आवाज़ आएगी। ठीक है, ऑस्कल्टेशन में वेरी इंपॉर्टेंट साइन यही आता है एग्जाम में, आपको ऐसे 2-3 साइन दे देंगे कि ऑन ऑस्कल्टेशन क्रैकल्स है, हाइपरटेंशन है, बाउंडिंग पल्स है, तो बताओ पेशेंट हाइपरवॉल्यूमिया में है कि हाइपोवॉल्यूमिया में, ऐसे सिंपल क्वेश्चंस आता है, तो आपको समझ में आ जाएगा फटाफट। ठीक है, रीनल में क्या होगा कि यूरिन आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्लूइड है ना, हाइपरवॉल्यूमिया कंडीशन है, तो यूरिन आउटपुट ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, इफ़ किडनी कम, हाँ ये इंपॉर्टेंट है कि अगर किडनी आपका फंक्शनिंग है तो यूरिन आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा, बट अगर आपका किडनी फंक्शनिंग नहीं है, आपको AKI है, आपको CKD है, तो क्या होगा, यूरिन आउटपुट ऑफकोर्स डिक्रीज ही रहेगा, बस बॉडी में ही वो एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी एडिमा हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम की बात करें, स्किन की बात करें, तो क्या होगा, पिटिंग एडिमा होगा, क्योंकि बॉडी जो है, जो फ्लूइड है, जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, वो क्या हो रहा है आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा सेल्यूलर कंपार्टमेंट में इकट्ठा होने लगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पिटिंग एडिमा होगा। ठीक है, जो डिपेंडेंट एरिया, जैसे कि हाथ अगर ऐसे हैंग है तो पूरा उसमें पूरा स्वेलिंग हो जाएगा, पिटिंग एडिमा हो जाएगा। ठीक है, जो स्किन है वो एकदम कूल होगा, पेल होगा। ठीक है, हाइपो में क्या हो रहा था, वार्म होगा, थोड़ा ड्राई होगा और थोड़ा वार्म होगा, बट यहाँ पे ऑपोजिट हो जाएगा, पेल होगा, कूल होगा। ठीक है, और अगर हम लेबोरेटरी की बात करें, तो क्या हो रहा था कि हाइपोवॉल्यूमिया में क्या हो रहा था कि सब कुछ इंक्रीज हो रहा था, लाइक सीरम ऑस्मोलैलिटी इंक्रीज हो रही थी, हिमेटोक्रिट इंक्रीज हो रहा था, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन इंक्रीज हो रही थी, सीरम सोडियम इंक्रीज हो रहा था, यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी इंक्रीज हो रहा था। बट इसमें हाइपरवॉल्यूमिया में क्या होगा, सब कुछ कम होने लग जाएगा, क्योंकि रिलेटिवली हम देखेंगे ना, क्योंकि जो वाटर है और जो हमारा RBC हो गया, यूरिया हो गया, सोडियम हो गया, उसके रिलेटिवली में सब कुछ कम होने लग जाएगा। ठीक है, सो आपको ऐसे ये चीज़ें एकदम अच्छे से माइंड में अच्छे से फिक्स कर लो। ठीक है, ये आता ही आता है, यहाँ से चीज़ें आएगी ही आएगी। ठीक है, देन अब हमने पढ़ा था कि फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, सो फ्लूइड होता है और इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। सो इलेक्ट्रोलाइट्स में बेसिकली क्या होगा, सोडियम होंगे, पोटेशियम होंगे, फॉस्फेट होगा, मैग्नीशियम होगा, कैल्शियम होगा, क्लोराइड होगा, यही सब है। ठीक है, तो मेजरली जो हमारा जो बॉडी में जो फंक्शनिंग हो रहा है, लाइक हमारा हार्ट का, हमारे न्यूरोमस्कुलर, जो हमारा नर्व इम्पल्स जो ट्रांसमिशन हो रहा है ना,
जो हमारा मसल का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है ना, ये सब में मेनली सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल है। तो इसलिए हमें सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम के बारे में पढ़ेंगे कि उसकी कमी से क्या हो सकता है, उसके ज़्यादा होने से क्या क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ से भी एमसीक्यू आता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो सोडियम है ना, सोडियम मैंने अभी आपको क्या बताया कि एक हमारा एक्स्ट्रा सेल्यूलर कंपार्टमेंट हो गया, एक हमारा इंट्रा सेल्यूलर कंपार्टमेंट हो गया। तो जो मेजर अबंडेंट जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर कंपार्टमेंट की बात करें कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर कंपार्टमेंट में मोस्ट अबंडेंट कैटायन कौन से है, डेट इज सोडियम। ठीक है, सोडियम जो सबसे ज़्यादा होता है, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, अप्रॉक्स 135 to 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, दैट इज नॉर्मल। ठीक है, अगर एक्स्ट्रा सेल्यूलर में अगर आपका सोडियम 135 to 145 है, इट मीन्स सोडियम नॉर्मल है। ठीक है, 98% जो है वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर होता है एंड 2 to 3% जो है वो हमारे सेल्स के अंदर सोडियम होते हैं। ठीक है, सो अगर सोडियम का 135 to 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर इज नॉर्मल, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर मतलब फ्लूइड की कंपैरिजन किया जा रहा है, मतलब 1 लीटर में इतने मिली इक्विवेलेंट। ठीक है, सो अगर कम होगा तो उसको क्या बोलेंगे, हाइपोनेट्रीमिया। तो कुछ एग्जाम में तो सीधे यही पूछ लेते हैं कि हाइपोनेट्रीमिया कब बोलेंगे, है कितना सिंपल क्वेश्चन है। सो हाइपो का मतलब क्या होता है, हाइपो मतलब कम, लेस देन नॉर्मल, नॉर्मल से कम। नेट्रीमिया, नेट मतलब सोडियम, ईमिया मतलब इन द ब्लड, इन द सीरम, मतलब इन द सीरम जो सोडियम है वो लेस देन 135 होगा, दैट इज नॉन एज की हाइपोनेट्रीमिया है। तो अगर मैंने बताया ना, कुछ एग्जाम में सीधा पूछते हैं कि हाइपोनेट्रीमिया कब बोलेंगे, इफ सीरम सोडियम, वेरी इंपॉर्टेंट, इफ सीरम सोडियम इज लेस देन 135 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, दैट इज नोन एज हाइपोनेट्रीमिया। ठीक है, अब हाइपोनेट्रीमिया है, बट क्यों हो गया हाइपोनेट्रीमिया, क्या क्या रीज़न है, क्या क्या कॉजेज है हाइपोनेट्रीमिया का। सो द कॉजेज इज, फर्स्ट या तो सोडियम का बहुत ज़्यादा एक्सक्रीशन हो रहा है, सोडियम बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी से लॉस हो रहा है। ठीक है, या फिर आप सोडियम अच्छे से ले ही नहीं रहे हो, आप इनएडिक्वेट सोडियम इनटेक है, आप सोडियम प्रॉपर अपने डाइट से नहीं ले रहे हो, या फिर जो सीरम सोडियम जो आपकी बॉडी में है उसका डाइल्यूशन हो गया, उसका जो फ्लूइड है फ्लूइड ज़्यादा हो गया है एंड सीरम सोडियम उसके कंपैरिजन कम हो गया। यही 3 रीज़न हो सकते हैं ना। सो सोडियम एक्सक्रीशन सबसे ज़्यादा कब हो सकते हैं, तो लाइक अगर एक्सेसिव डायफोरेसिस हो गया, बहुत ज़्यादा आपको पसीना आ रहा है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव डायफोरेसिस हो गया। ठीक है, अगर आपने कोई डायरेटिक्स जैसे कि आप लेसिक्स हो गया, फ्यूरोसिमाइड हो गया, लूप डायरेटिक्स बहुत ज़्यादा ले रहे हैं ना, वो पेशेंट लिया जा रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, सोडियम एंड वाटर का एक्सक्रीशन होगा, सो उसकी वजह से हो गया। प्लस वॉमिटिंग, सीवियर वॉमिटिंग है, सीवियर डायरिया है, वुंड ड्रेनेज हो रहा है, लाइक एक दिन में 2 से 3 लीटर वुंड ड्रेनेज हो रहा है, तो उसके साथ भी तो इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉस होगा, तो सोडियम पोटेशियम सब भी कम हो जाएंगे, है ना, तो वुंड ड्रेनेज हो गया। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, सोडियम का एक्सक्रीशन और उसकी वजह से हो गया। उसके अलावा और क्या हो सकता है, अगर हमने इनएडिक्वेट सोडियम इनटेक लिया, लाइक हम फास्टिंग है, या फिर जो पेशेंट है वो एनपीओ है, 2 से 3 दिनों से एनपीओ है, नील, ठीक है, नील पर ओरली मतलब मुंह से कुछ नहीं ले रहा है। ठीक है, या फिर लो सॉल्ट डाइट, जो खाना ले रहे हो वो आप कम, उसमें नमक कम ले रहे हो, तो इसकी वजह से हो गया। या फिर डाइल्यूशन ऑफ सीरम सोडियम, जो सोडियम आपकी बॉडी में है वो उसका डाइल्यूशन हो गया है बिकॉज ऑफ बहुत ज़्यादा आपको, लेट सपोज आपको आपकी कोई पेशेंट है, उनको क्या था, हाइपरनेट्रीमिया था, तो हाइपरनेट्रीमिया को मैनेज करने के लिए उनको हम हाइपोटोनिक फ्लूइड दे रहे थे, बहुत ज़्यादा हाइपोटोनिक फ्लूइड दे दिया तो क्या हो गया, वो हाइपोनेट्रीमिया हो गया। ठीक है, सो हाइपोटोनिक फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेसिव हो गया तो हो गया। उसके अलावा कुछ डिजीज़ में होती है, डिजीज़ जैसे कि एडिसोन्स डिजीज़ हो गया, ठीक है, CR डिजीज़ हो गया। एडिसोन डिजीज़ लाइक कि एडिसोन डिजीज़, और जो हमारा ये होता है SIADS, दैट इज सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो होता है उसमें क्या होगा कि जो वाटर है उसका एक्सेसिव रिटेंशन हो जाता है, सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायूरेटिक हार्मोन अपोजिट टू ADH डिजीज़। तो क्या होगा कि वाटर का बहुत ज़्यादा क्या होगा, एक्यूमुलेशन हो जाएगा, वाटर का बहुत ज़्यादा रिटेंशन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, जो सोडियम है वो क्या हो गया, डाइल्यूट हो गया ना, तो सीरम सोडियम उसके कंपैरिजन कम हो जाता है। ठीक है, वैसे ही एडिसोन डिजीज़ में भी क्या हो रहा है कि सोडियम का क्या हो जाता है, एक्सक्रीशन होने लग जाता है, तो सोडियम कम हो जाता है एडिसोन डिजीज़ में। ठीक है, सो आपको 2 डिजीज़ याद रखना है, एडिसोन डिजीज़ और एक होता है कुशिंग सिंड्रोम। ठीक है, कुशिंग सिंड्रोम। तो एडिसोन डिजीज़ में बेसिकली क्या होता है, एडिसोन डिजीज़ में मेनली जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन है उसकी क्या हो जाती है, कमी हो जाती है ना, एल्डोस्टेरोन हार्मोन की कमी हो जाती है। तो एल्डोस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन करता है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करता है, तो सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन ही नहीं होगा। ठीक है, सोडियम एक्सक्रीट होने लग जाएगा इन एडिसोन डिजीज़ में, इस वजह से। तो आप बहुत लाइक एकदम माइंड केयरफुली याद रखना कि एडिसोन
एंड SIADH में क्या होता है कि हाइपोनेट्रीमिया में होता है, एंड उसका जो अपोजिट है दैट इज कुशिंग सिंड्रोम में हाइपरनेट्रीमिया होगा। आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। सो हाइपोनेट्रीमिया, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर कोई पेशेंट लिथियम लेता है, जैसे कि जो बाइपोलर डिसऑर्डर के पेशेंट होते हैं साइकेट्रिक में, वो लिथियम लेते हैं, उनकी लिथियम थेरेपी चलती है। सो अगर उनमें हाइपोनेट्रीमिया होगा तो लिथियम टॉक्सिसिटी के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाता है और प्रेसिपिटेट हो जाता है। सो ये आप अच्छे से अपने माइंड में फिक्स कर लो कि हाइपोनेट्रीमिया प्रेसिपिटेट्स द लिथियम टॉक्सिसिटी इन क्लाइंट टेकिंग लिथियम। तो जो लोग लिथियम लेते हैं, जो लोग लिथियम थेरेपी पे होते हैं, तो हम उसे प्रॉपर एजुकेट करते हैं कि आपको प्रॉपर नमक अपने डाइट में लेना है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट हाइपोनेट्रीमिया। अभी हम साइन सिम्टम्स और मैनेजमेंट एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है। उससे पहले मैं हाइपरनेट्रीमिया बता दूं। सो हाइपरनेट्रीमिया मतलब जो नॉर्मल होता है, नॉर्मल से ज़्यादा सोडियम इन द सीरम, इन द ब्लड, इट इज़ हाइपरनेट्रीमिया। मतलब कि 135 to 145 तो नॉर्मल था, है ना, यही था ना हमारा नॉर्मल। तो अगर मोर देन 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होगा इन अ सीरम, उसको बोलेंगे हाइपरनेट्रीमिया। तो हाइपरनेट्रीमिया कब हो जाता है? हाइपरनेट्रीमिया के क्या कॉजेज़ हैं? या तो सोडियम का एक्सक्रीशन ही कम हो, सोडियम एक्सक्रीट ही नहीं हो पा रहा अच्छे से, या फिर सोडियम आप बहुत ज़्यादा लेने लगे हो, या फिर आपका वाटर इनटेक कम हो गया है। वाटर इनटेक कम हो गया तो रिलेटिवली जो सोडियम है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, या फिर वाटर लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है। यही कारण हो सकते हैं सोडियम बढ़ने का हमारी बॉडी में। तो सोडियम का एक्सक्रीशन सबसे कम कब का हो सकता है? कुशिंग सिंड्रोम में। अभी मैंने बताया ना, कुशिंग सिंड्रोम में क्या होता है, एल्डोस्टेरोन और कॉर्टिसोल जो है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो वो इंक्रीज़ हो जाएगा तो वो क्या करेगा, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन करेगा, सोडियम एंड वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करेगा। तो सोडियम क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा हमारे ब्लड में और एक्सक्रीशन कम हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है, कॉर्टिसोल है, ठीक है। किडनी डिजीज़ हो गया, CKD है, पोटेशियम का एक्सक्रीशन, सोडियम का एक्सक्रीशन भी नहीं हो रहा, है ना। किडनी डिजीज़ में लाइक पोटेशियम भी एक्सक्रीट नहीं होता, हाइपरकैलेमिया भी हो जाता है, ठीक है। हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, सिंपल सेम। एल्डोस्टेरोन क्या है? एल्डोस्टेरोन आपने सुना ना, रास मैकेनिज्म, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन मैकेनिज्म जो होता है, जो बेसिकली हमारे अंदर सोडियम एंड वाटर का मेंटेनेंस रखता है, अपने लाइक रीनल सिस्टम में पड़ रखा होगा। तो एल्डोस्टेरोन अगर इंक्रीज हो जाएगा तो सोडियम एंड वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करेगा, ठीक है, तो एक्सक्रीशन होने ही नहीं देगा। ऐसे ही अगर सोडियम इंटेक आपका ज़्यादा है, या फिर आप वाटर इंटेक कम कर रहे हो, है ना, या फिर वाटर का लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है, जैसे कि हमारा एक्सेसिव डायफोरेसिस। तो देखो, एक्सेसिव डायफोरेसिस में हाइपोनेट्रीमिया भी हो सकता है, हाइपरनेट्रीमिया भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, ठीक है, याद रखना। फीवर हो रखा है बहुत ज़्यादा वाटर का, जैसे फीवर में लाइक बहुत स्वेटिंग वगैरह आती है ना, तो वाटर का बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, तो उस कंडीशन में हो सकता है। हाइपर वेंटिलेशन, बहुत हाइपर वेंटिलेट हो गया, क्योंकि मैंने बताया ना, जब हम सांस इनसेंसिबल लॉस होता है हमारे थ्रू, लंग्स के थ्रू, तो वो जो हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं तो उसके थ्रू भी वाटर का लॉस होता है। तो बहुत हाइपर वेंटिलेशन होगा तो उसके थ्रू भी आपका क्या होगा, वाटर का लॉस होगा, तो सोडियम बढ़ सकता है, ठीक है। उसके अलावा डायबिटीज़ इंसिपिडस में भी क्या होगा, वाटर का जो लॉस है वो इंक्रीज हो जाता है। डायबिटीज़ इंसिपिडस में यही होता है ना कि वाटर बहुत ज़्यादा एक्सक्रीट होने लग जाते हैं, तो सोडियम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। सो ये आपको कुछ कंडीशन आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये आता है। उसके बाद अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो देखो, हाइपोनेट्रीमिया में क्या हो रहा है, हाइपोनेट्रीमिया मतलब कि सोडियम कम है, ठीक है। सोडियम कम है तो क्या हो जाएगा, ब्रेन की स्वेलिंग हो जाएगी, क्योंकि ऑस्मोसिस होता है ना, ऑस्मोसिस में क्या होता है कि सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, ठीक है। तो सॉल्वेंट कम है, बाहर जो फ्लूइड है वो कम है, तो सॉल्वेंट का मूव होगा फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। तो जो सॉल्वेंट है, जो बाहर फ्लूइड है, वो सीधा सेल के अंदर जाता जाएगा, तो सेल क्या हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाती है। तो ब्रेन की सेल अगर स्वेल होगा तो क्या होगा, सेरेब्रल एडिमा हो सकता है, तो पेशेंट जो है वो कोमा में जा सकता है, डेथ हो सकता है, ठीक है। ऐसे ही हाइपरनेट्रीमिया में क्या होता है कि ब्रेन सेल श्रिंकेज हो जाएगा, क्योंकि ऑस्मोसिस हो रहा है, तो जो फ्लूइड का मूवमेंट है वो सेल से बाहर चला जाएगा, तो सेल है वो श्रिंक हो जाएगी, तो कन्फ्यूजन होगा, इरिटेबल होगा पेशेंट, है ना, चिड़चिड़ा सा हो जाएगा, ठीक है। सो न्यूरोलॉजिकल में क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलता है, हेडेक हो गया, कन्फ्यूजन हो गया, सीजर हो गया, कोमा हो गया। तो सीजर तो सब में देखने को मिलेगा, हाइपरनेट्रीमिया, हाइपोकैलेमिया, हाइपरकैलेमिया, सब में सीजर कॉमन है, ठीक है। उसके अलावा जो हाइपरनेट्रीमिया में लाइक पेशेंट जो है वो रेस्टलेसनेस होगा, इरिटेबल होगा, सीजर्स तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। मस्कुलर क्रैम्पिंग होगा, मसल्स वीक होगा, GIT में लाइक नोजिया होगा, वॉमिटिंग होगी, एब्डोमिनल क्रैम्प्स होंगे, ठीक है। एंड ऐसे ही जो हाइपरनेट्रीमिया में क्या होगा, ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन होगा, थर्स्ट होगा, ठीक है। तो आप बेसिकली बस एक याद कर लो कि हाइपोनेट्रीमिया मतलब कि लो सोडियम, ठीक है। हाइपोनेट्रीमिया मतलब लो सोडियम, मतलब लो ब्रेन फंक्शनिंग, है ना, क्योंकि ब्रेन का जो सेल है वो स्वेल हो गया,
मोटा हो गया, मोटा तगड़ा हो गया, तो वो ब्रेन का जो फंक्शन है वो अच्छे से नहीं होगा, तो क्या होगा, कन्फ्यूज़न होगा, कोमा होगा, डेथ हो जाएगा। हाइपर में क्या होगा, हाइपर नाइट्रीमियम में क्या होगा कि हाई सोडियम, सोडियम बहुत ज़्यादा है, सोडियम बहुत ज़्यादा है तो सेल क्या हो गई है, श्रिंक हो गई है, सेल एकदम पतला हो गया है, तो क्या हो गया, ड्राई हो गया, एकदम सूखा सूखा पड़ गया है, तो डिहाइड्रेशन होगा, रेस्टलेसनेस होगा। ठीक है, ऐसे इतना इतना सिम्टम्स एटलीस्ट याद कर लो। ठीक है, अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूँ तो देखो मैनेजमेंट में क्या होगा, अगर हाइपोनेट्रीमिया होगा तो हाइपोनेट्रीमिया में हम पेशेंट को क्या करते हैं कि उनको 0.9% और मेनली 3% NS का लाइक एडमिनिस्टर करते हैं, बहुत स्लोली किया जाता है, एकदम फास्ट नहीं करते हैं, 3% NS और या 0.9% NS एडमिनिस्टर करते हैं IV के थ्रू। ठीक है, प्लस हम उनको ओरली अगर वो ले पाता है तो हम बोलते हैं कि सॉल्ट ले लो, सॉल्ट का लाइक 5 ग्राम TDS या PD, ऐसे लाइक सॉल्ट के इनटेक बोलते हैं। अगर हाइपरनेट्रीमिया होता है तो हम क्या बोलते हैं, IV हम हाइपोटोनिक फ्लूइड देते हैं, हाइपोटोनिक फ्लूइड देते हैं, जैसे कि हाइपोटोनिक फ्लूइड बोले तो 0.45% NS देते हैं। प्लस ओरली अगर पेशेंट ले पाता है तो हम बोलते हैं कि आप ओरली फ्री वाटर लो, फ्री वाटर मतलब कि नॉर्मल जो हम पानी पीते हैं वो पानी लेने के लिए बोलते हैं। ठीक है, मतलब हाइड्रेटेड रहने बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ ड्राई हो रहा है ना, तो हाइड्रेटेड रहना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो हम पानी लेने बोलते हैं। ठीक है, सो ये सिंपल एक मैनेजमेंट होता है। कमिंग टू मैग्नीशियम, सो मैग्नीशियम इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। मैग्नीशियम एज अ लाइक हमारे जो हार्मोन्स होते हैं ना, पैराथायरॉइड ग्लैंड्स वगैरह, वहाँ पे भी फंक्शनिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, लाइक जो हमारा नर्व इम्पल्स का जो ट्रांसमिशन है उसमें तो काम करते ही करता है, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस इम्बैलेंस में भी काम करता है, प्लस ये हार्मोन्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो मैग्नीशियम जो नॉर्मल है 1.7 to 2.4 mg/dl, सो हाइपोमैग्नीशियमिया मतलब लेस देन 1.7। क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, इनसफिशिएंट मैग्नीशियम इंटेक, आप मैग्नीशियम अच्छे से नहीं ले रहे हो, लाइक माल न्यूट्रिशन हो रखा है, या फिर स्टारवेशन है, आपने लाइक बहुत दिनों से खाना नहीं खाया है ना, वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा सीवियर वॉमिटिंग हो रहा है, डायरिया हो रहा है, तो देखो जो वॉमिटिंग डायरिया होने में ना लाइक उसमें हाइपोनेट्रीमिया भी हो सकता है, हाइपोमैग्नीसीमिया भी हो सकता है, एंड हाइपोकेलीमिया भी हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा लाइक सीलिएक डिजीज़, ग्लूटेन जो एलर्जी होता है ना जो जिस पेशेंट को, तो उन पेशेंट में भी मैग्नीशियम इनटेक लाइक प्रॉपर नहीं होता, तो उनमें भी हाइपोमैग्नीसीमिया होने के चांसेस होते हैं। उसके अलावा अगर मैग्नीशियम एक्सक्रीशन बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है, बाकी अगर जो मैग्नीशियम है वो इंट्रासेल्यूलर मूवमेंट लाइक इंट्रासेल्यूलर में शिफ्टिंग हो गया, तो इंट्रासेल्यूलर मैग्नीशियम बढ़ जाएगा, लाइक हाइपरग्लाइसीमिया हो गया, है ना, हाइपरग्लाइसीमिया हो गया, इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन, इन सारे कंडीशन में क्या होता है कि हमारा हाइपोमैग्नीसीमिया देखने को मिलता है। ठीक है, सो एक चीज़ आपको याद रखना है कि अगर हाइपरग्लाइसीमिया में वन मोर थिंग कि हाइपरग्लाइसीमिया में क्यों हाइपोमैग्नीसियम देखने को मिलता है, तो देखो हाइपरग्लाइसीमिया में बेसिकली क्या होता है कि ग्लूकोज का एक्सक्रीशन होता है। ठीक है ना, पॉलीयूरिया होता है, मतलब बहुत यूरिन, बार बार यूरिन आता है। ठीक है, सो यूरिन बार बार आता है, इट मीन्स क्या होता है कि यूरिन के साथ साथ आपका सोडियम भी जाएगा, पोटेशियम भी जाएगा, है ना, मैग्नीशियम भी जाएगा, तो इसलिए इलेक्ट्रोलाइट्स के डिस्टर्बेंस भी देखने को मिलता है। ठीक है, सो वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि जहाँ कभी भी अगर हाइपोमैग्नीसीमिया होगा ना तो हाइपोकैल्सीमिया भी देखने को मिलेगा। ठीक है, सो हाइपोकैल्सीमिया होगा तो हाइपोमैग्नीसीमिया भी देखने को मिलेगा, हाइपोमैग्नीसीमिया होगा तो हाइपोकैल्सीमिया भी देखने को मिलेगा। और जो हाइपोमैग्नीसीमिया का जो साइन एंड सिम्टम्स भी है ना, दैट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू हाइपोकैल्सीमिया, दोनों सेम सेम ही होता है। ठीक है, सो असेसमेंट फाइंडिंग में क्या है कि लाइक टेकिकार्डिया होगा, हाइपरटेंशन होगा इन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में। न्यूरोमस्कुलर सिस्टम में अगर देखें, न्यूरोमस्कुलर जो जंक्शन है वहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव ट्रोजियो साइन होगा एंड पॉजिटिव चौविस्टिक साइन होगा। ये दोनों साइन ना मैं आपको हाइपोकैल्सीमिया वाले उसमें पढ़ाऊंगी, वीडियो में पढ़ाऊंगी। ठीक है, सो हाइपोकैल्सीमिया में भी ये दोनों साइंस देखने को मिलते हैं ना, हाइपोमैग्नीसीमिया में भी ये साइन देखने को मिलता है। ठीक है, उसके अलावा सीजर इज़ वेरी कॉमन। ठीक है, और पेरेस्थीसिया होगा, नमनेस होगा, ट्विचिंग होगा, है ना, ये सारा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे ये देखने को मिल सकता है। कार्डियोवास्कुलर में टैकीकार्डिया और हाइपरटेंशन। ठीक है, ईसीजी चेंजेस की बात करें तो जो टी वेव है, टॉल टी वेव होगा। ठीक है, टॉल टी वेव होगा एंड एसटी सेगमेंट जो है वो डिप्रेस हो जाएगा, QRST डिप्रेस, एसटी सेगमेंट डिप्रेस होगा। ठीक है, सो टॉल टी वेव एंड डिप्रेस्ड एसटी सेगमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, एंड हाइपर मैग्नीसीमिया बोले तो देखो हाइपर मैग्नीसीमिया क्या था, लेस देन 1.7, एंड हाइपर मैग्नीसीमिया मतलब कि मोर देन 2.4 mg/dl होगा, तो डेट इज हाइपर मैग्नीसीमिया। तो क्यों हो सकता है, या तो मैग्नीशियम का इंटेक आपने ज़्यादा कर दिया, या फिर जो रीनल से जो मैग्नीशियम का एक्सक्रीशन हो रहा था वो कम होगा। ठीक है, तो साइन क्या क्या देखने को मिलेगा, ब्रेडिकार्डिया, हाइपोटेंशन, इसमें क्या था कि टेकिकार्डिया होगा आपको, हाइपरटेंशन होगा, इसमें ऑपोजिट होगा, ब्रेडिकार्डिया होगा, हाइपोटेंशन होगा, स्केलेटल मसल्स वीकनेस हो जाएगा, डिमिनिश्ड और एब्सेंट डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ पे न्यूरॉन बहुत ज़्यादा एक्साइटेबल था, पैरेस्थीसिया हो रहा था, ट्विचिंग हो रहा था, सीजर हो रहा था, है ना, पॉजिटिव टोजियोस एंड पॉजिटिव चोस्टिक साइंस था। यहाँ पे क्या हो रहा है कि डिमिनिश्ड होता जा रहा है और एट द एंड होते होते जो डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस है वो एब्सेंट हो जाते हैं। अगर हम ईसीजी की बात करें तो पीआर इंटरवल क्या होता है, प्रोलॉन्ग हो जाता है। पी क्यू आर एस टी जो हमारा है ना, तो जो पी क्यू आर एस टी, तो जो पी आर इंटरवल है ना वो प्रोलॉन्ग हो जाएगा, प्लस जो ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है ये भी वाइडेंड हो जाएगा। ठीक है, सो पी आर इंटरवल प्रोलॉन्ग एंड वाइडेंड क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। इसी चेंजेस आपको अच्छे से याद करना है, हाइपर का, हाइपोकैल्सीमिया और हाइपरकैल्सीमिया का, और हाइपोमैग्नीसीमिया और हाइपरमैग्नीसीमिया का। ठीक है, इसका जो मैनेजमेंट होगा हाइपरमैग्नीसीमिया का, डायूरेटिक्स हम देंगे। आईवी इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, IV कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम ग्लूकोनेट टू रिवर्स द इफेक्ट ऑफ मैग्नीशियम ऑन कार्डियक मसल्स। ठीक है, सो कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि मैग्नीशियम का एंटीडोट क्या है, हाइपर मैग्नीसीमिया का एंटीडोट क्या है, दैट इज IV कैल्शियम क्लोराइड और IV कैल्शियम ग्लूकोनेट इज द एंटीडोट फॉर हाइपर मैग्नीसीमिया कंडीशन में देते हैं। ठीक है, सो ये दिस इज़ वेरी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। 10% कैल्शियम ग्लूकोनेट और कैल्शियम क्लोराइड इज एंटीडोट फॉर मैग्नीशियम ओवरडोज। ठीक है, सो अब आते हैं MCQ पे। सो MCQ फर्स्ट हमारा, द एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट ब्लड, प्लाज्मा, लिम्फ। तो ये तो सारा एक्स्ट्रा सेल्यूलर का ही है, क्योंकि हमारा इंट्रा सेल्यूलर, उसके बाद जितना भी होगा सारा एक्स्ट्रा सेल्यूलर होता है। तो ब्लड भी आएगा, प्लाज्मा भी आएगा, लिम्फ भी आएगा एक्स्ट्रा सेल्यूलर में। साइनोवियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड एंड प्लूरल फ्लूइड, ये सारा क्या था, ट्रांस सेल्यूलर था। तो ये भी हमारा एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड ही है। फ्लूइड विथ इन द सेल्स, सो फ्लूइड विथ इन द सेल्स क्या होते हैं, इंट्रा सेल्यूलर होता है ना, इंट्रा सेल्यूलर होगा। ठीक है, CSF एंड फ्लूइड इन द इंटरस्टिशियल स्पेस, ये भी हमारा एक्स्ट्रा सेल्यूलर है। तो आंसर क्या होगा, C होगा, क्योंकि उन्होंने एक्सेप्ट बोला। द एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड इंक्लूड्स द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो एक्सेप्ट क्या, फ्लूइड विद इन द सेल, क्योंकि इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है। आई बस समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द एवरेज एडल्ट ह्यूमन बॉडी। सो परसेंटेज ऑफ वाटर एवरेज एडल्ट ह्यूमन बॉडी में कितना था, दैट इज 60%। 60% था ना, एडल्ट जो हमारे एल्डर थे उनमें 55 था, और जो बच्चे थे उनमें 80% था, और जो हमारे एडल्ट थे उस पर कितना था, 60% था। विच अमंग द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ पीपल हैव हाइएस्ट कंसनट्रेशन ऑफ वाटर इन देयर बॉडी। तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ऐसे थोड़ा सोचना पड़ेगा। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैन और वुमेन से अगर हम कंपैरिजन करें तो मैन में ज़्यादा होता है, जो फ्लूइड का जो टोटल बॉडी जो फ्लूइड है वो मैन में ज़्यादा होता है कंपैरिजन टू वुमेन। ठीक है, सो फैट मैन और फैट वुमेन देखें तो आंसर ए होगा। ठीक है, आंसर ए होगा। देन दूसरा बी और डी में उन्होंने क्या बोला है, लीन मैन और लीन वुमेन। तो देखो अगर फैट और लीन की बात करें तो लीन में जो फ्लूइड का जो वो कंपोजिशन है वो ज़्यादा होता है कंपैरिजन टू फैट, क्योंकि फैट में ना एडिपोज टिश्यूज़ वगैरह होते हैं, तो जो फ्लूइड है ना वो कम होता है कंपैरिजन टू लीन में। सो फैट और लीन में बात करें तो लीन में ज़्यादा होता है फ्लूइड, तो आंसर क्या होगा, बी होगा। आई बस में कैसे करना है, क्योंकि मैन वुमेन में कंपैरिजन किया तो मैन आंसर होगा, फैट एंड लीन में किस में ज़्यादा होगा, लीन में होगा, तो आंसर क्या होगा, बी होगा। The elderly individual is at higher risk for dehydration than the middle-aged adult because the elderly has more muscle mass, बिल्कुल गलत, जो एल्डर में मसल मास और कम हो जाता है। The elderly drinks little fluid, no it depends, कोई ज़्यादा भी पी सकता है कोई कम भी पी सकता है, तो ये भी आंसर गलत, ये भी आंसर गलत। Their bodies are almost 80%, बिल्कुल गलत, कितना होता है, 55% होता है। कंपनसेटरी मैकेनिज्म वर्क लेस एफिशिएंटली, यस यही मैंने बताया था ना आपको। सो कंपनसेटरी मैकेनिज्म जो है वो लेस वर्किंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोसेस दैट ड्रॉज द सॉल्वेंट फ्रॉम अ लेस कंसनट्रेटेड सॉल्यूट थ्रू अ सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन इनटू अ मोर कंसनट्रेटेड सॉल्यूट टिल द पॉइंट ऑफ इक्वलाइजेशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, अल्ट्राफिल्ट्रेशन और फिल्ट्रेशन। सो इट्स ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन में क्या हो रहा था, मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन था, सो ये गलत हो गया। फिल्ट्रेशन में क्या होता, मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। ठीक है, सो आंसर क्या होगा, ऑस्मोसिस है ना ये, क्योंकि सॉल्वेंट का मूवमेंट फ्रॉम लेस टू हाई इज ऑलवेज ऑस्मोसिस। एंड एक्सेसिव वॉमिटिंग एंड हेमरेज, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग एंड बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग क्या हो सकता है, ऑफकोर्स इट्स वो हाइपरवॉल्यूमिया होगा, हाइपरवॉल्यूमिया तो हो नहीं सकता। फ्लूइड ओवरलोड मतलब कि हाइपरवॉल्यूमिया वो भी नहीं हो सकता, एंड एडिमा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, द नर्स आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग साइंस एंड सिम्टम्स एज एन अर्ली इंडिकेशन ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस। सो फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस का कौन सा साइन है, शॉक, डायरिया, साइनोसिस
और एडिमा। सो फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस का साइन कौन सा होगा, डेट इज एडिमा। शॉक हाइपो का होता है ना। डायरिया एंड साइनोसिस इज डिफरेंट थिंग। सो आंसर क्या होगा, एडिमा। विच ऑफ द फॉलोइंग लेबोरेटरी फाइंडिंग शुड द नर्स एक्सपेक्ट इफ अ पेशेंट हैज़ फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट। फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट होगा तो कौन सा लैब सही है, पोटेशियम 5.8 है, पोटेशियम क्या होगा, बहुत ज़्यादा है, 5.8 है, उन्होंने क्या बोला फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट में क्या होगा, तो पोटेशियम 5.8 गलत। स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.020। देखो सब कुछ मैंने बताया था ना, सब कुछ क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, सोडियम बढ़ जाता है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन बढ़ जाता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ जाती है ना। तो इसमें बोला स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.020 है, बट नॉर्मल जो होती है ना डेट इज़ 1 to 1.030 होता है, ये मैंने सिखाया था ना। सो आंसर क्या होगा, ये होगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है 1.034 होगा, ठीक है। सो आंसर डी होगा। नॉर्मल लेवल ऑफ सोडियम लेवल इन प्लाज्मा इज डेट इज़ 135 to 145। वेरी सिंपल, मैंने बोला था ना कुछ एग्जाम में बहुत सिंपल पूछ लेते हैं। विच इलेक्ट्रोलाइट इज एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड कटाइन, कौन सा था, सोडियम, आपको पता है ना। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, विथ सीरम सोडियम लेस देन 115 मिलीग्राम पर लीटर क्लिनिकल फीचर इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो देखो मैंने बताया था ना, हाइपो में क्या हो रहा था, सेल स्वेल हो रहा था, ठीक है ना, तो मतलब कन्फ्यूज़न हो रहा था, कोमा था, सीजर आएगा ही आएगा, है ना। सो मतलब लेजीनेस सा हो रहा था, सो लिथार्जी होगा, सीजर भी होगा, कन्फ्यूज़न भी होगा, सब अल्कनाइड हेमरेज नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा, डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। सो ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। नेक्स्ट में हम पोटेशियम के बारे में पढ़ेंगे। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट।